अध्याय 11 सजीवों में अनुकूलन। आइए हम लोग चलते हैं, सजीवों में अनुकूलन आज पढ़ेंगे। एक ऊंट और एक घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों जब भी मिलते ढेर सारी बातें करते। घोड़े को अपनी तेज चाल और सुंदरता पर घमंड था। ऊंट बड़ा शांत स्वभाव वाला और बुद्धिमान था। ऊंट का कद बहुत लंबा था। एक दिन ऊंट घोड़े को रेत के तूफान की बात सुना रहा था। उसने बताया कि तूफान के कारण वह रास्ते में भटक गया था। 5 दिन तक अपने मालिक को पीठ पर लादे घूमता रहा और फिर जाकर घर पहुंचा। ऊंट की बात सुनकर घोड़ा हंसने लगा। बोला, अरे तुम जैसे धीरे चलने वाले जानवर और क्या कर सकते हो। मैं होता तो एक दिन में रास्ता ढूंढकर मालिक को घर पहुंचा देता। ऊंट चुपचाप घोड़े की बात सुनता रहा। फिर बोला, कभी मेरे साथ चलना जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं और दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता। घोड़ा झट तैयार हो गया। बोला, चलो अभी चलते हैं। और अगले ही क्षण दोनों चल दिए रेत के टीले की ओर। घोड़ा तो टप टप सरपट भागना शुरू कर दिया। ऊंट मजे से पहले अपनी एक तरफ की दोनों टांगों आगे बढ़ाता, फिर दूसरी तरफ की। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा रुक गया और ऊंट का इंतजार करने लगा। जैसे ही ऊंट पास आया तो घोड़ा बोला, कितना धीमा चलते हो, जरा तेज चलो। ऊंट बोला, रुको भाई, आगे जाकर तो तुम भी धीमे हो जाओगे। और वहीं हुआ। रेत के टीलों के पास पहुंचते पहुंचते घोड़े की चाल धीमी हो गई। उसके पैर रेत में धंस जाते और वह मुश्किल से आगे बढ़ पाता। पर ऊंट अपनी उसी चाल से चलता रहा। उसके पैर नीचे रखते ही फैल जाते और रेत में धंसने से बच जाते। यानी कि ऊंट जो है रेत में इसलिए चल पाता है कि उसके पैर नीचे रखते ही फैल जाते और रेत में धंसने से बच जाते हैं। याद रखेंगे बच्चों आगे। धूप भी तेज थी। गर्मी और प्यास के मारे घोड़े की हालत खराब थी, पर ऊंट को तो जैसे कोई परेशानी ही नहीं थी। वह अपनी मस्ती में चलता रहा। घोड़ा अब थक चुका था। बोला, मुझे आगे नहीं जाना है, चलो वापस चले। ऊंट बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी थक गए। घोड़ा तो हाँफ रहा था, झट मुड़कर वापस जाने लगा। पर यह क्या, अचानक रेत का तूफान आ गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया और रेत ही रेत उड़ने लगी। घोड़े की तो हालत खराब हो गई। आंखों में रेत, कानों में रेत, नाक और मुंह में रेत, रेत ही रेत हो गए। तूफान रुकने तक घोड़े की हालत खराब हो चुकी थी, जबकि ऊंट तूफान में भी आराम से खड़ा रहा। घोड़ा हैरान था। बोला, ऊंट भाई, तुम इतने आराम से कैसे खड़े हो। तुम्हारी आंखें, नाक, कान में रेत नहीं गई। ऊंट बोला, मेरी आंखों को देखो, पलकों के लंबे बाल और घनी भौं उन्हें रेत और मिट्टी से बचा लेती है। यानी कि ऊंट में पलकों के लंबे बाल और घनी भौं उन्हें रेत से और मिट्टी से बचा लेती है। मेरे छोटे छोटे कानों में भी रेत आसानी से नहीं जा सकती। अपनी नाक को मैं अपनी मर्जी से खोल सकता हूँ या बंद कर सकता हूँ। यानी कि मेरे छोटे छोटे नाक में भी रेत आसानी से नहीं जा सकती। ऊंट बोल रहा है, अपनी नाक को ऊंट अपनी मर्जी से खोल या बंद कर सकता है, जिससे कि उसके नाक में कोई भी रेत या धूल मिट्टी न जा सके। और जब 5-5 दिन तक खाते पीते नहीं हो तो जीते कैसे हो, घोड़े ने पूछा। ऊंट ने बताया,
मेरे कुबड़ में भोजन चर्बी के रूप में जमा रहता है, जो बुरे वक्त में काम आता है। पानी पिए बिना भी मैं कई दिनों तक रह सकती हूँ। यानी कि ऊँट के कुबड़ में भोजन चर्बी के रूप में जमा रहता है, जो बुरे वक्त में काम आता है, जो बिना खाना खाए पानी पिए भी वो कई दिनों तक रह सकता है, जी सकता है। अब घोड़े को समझ में आ गया कि अगर वह तेज भागने की ताकत रखता है तो ऊँट रेतीले इलाकों में रहने की। दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं, इसलिए तेज भागने पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए था। बताइए, रेत में चलना ऊँट के लिए क्यों सुविधाजनक था? कुछ क्वेश्चन है, आप लोग करके देख लेंगे। रेत के तूफान से घोड़े की हालत क्यों खराब हो गई? ऊँट की नाक में क्या खास बात है? चित्र में आप देख पाएंगे, ये जो चित्र है 11.2 घोड़े का चित्र है, और एक चित्र जो है 11.1 ये ऊँट का चित्र है। ऊँट का कुबड़ इसे ही कहते हैं, आप लोग देख पाएंगे। इसको कुबड़ कहते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, और इनका पैर जो है बलुई मिट्टी पे यानी कि रेत रेगिस्तान में जब पड़ता है तो पैर का बनावट ऐसा होता है कि फैल जाता है इनका पैर, जबकि घोड़े का जो पैर है काफ़ी कठोर होता है, जो मिट्टी यानी कि भुरभुरी जो मिट्टी होती है, रेत होती है, बलुई मिट्टी होती है, उसमें धंसने लगता है। आगे हम लोग देखेंगे, ऊँट को उसके कुबड़ से क्या लाभ है? हम लोगों ने आगे देख लिया है कि ऊँट के उसके कुबड़ से क्या लाभ है, क्योंकि उनके चर्बी में वसा जमा रहता है, चर्बी में भोज्य पदार्थ जमा रहता है, जिससे कि वो कई दिनों तक भोजन नहीं भी कर पाते हैं, पानी नहीं भी कर पाते हैं, तो जीवित रहते हैं। आगे देखेंगे, बच्चों इसी प्रकार और भी जानवर आपने देखे होंगे जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। नीचे दी गई तालिका 11.1 में विभिन्न परिवेश में जंतुओं के नाम लिखिए। क्रियाकलाप करना है। तालिका 11.1 विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु। जंगल में शेर, रेगिस्तान में ऊँट, पर्वतीय क्षेत्र में भालू, जल में मछली। आगे इस क्रियाकलाप को भी हम लोग करके देखेंगे। इसी तरह जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में नागफनी, जल में कमल, पर्वतीय क्षेत्र में शंक्वाकार पेड़ जैसे पाइनस तथा सागवान एवं फर्न आदि। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस पर बात कीजिए। पुस्तकों, चित्रों, टीवी कार्यक्रमों, पत्रिकाओं आदि से आप इस तालिका को और बढ़ा सकते हैं। इस तालिका 11.1 में रेगिस्तान व जलीय वाले कॉलम में आपको क्या मिला? क्या दोनों में एक प्रकार के जीव या पौधे हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है कि रेगिस्तान और जल में रहने वाले एक ही प्रकार के जीव या पौधा हो सके। इन दोनों जगहों के परिवेश में क्या फर्क है? तो आगे हम लोग देखेंगे। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी कि खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल विभिन्न प्रकार के यानी कि भिन्न प्रकार के परिवेश हैं, और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? पाठ के शुरू में ऊँट एवं घोड़े की कहानी हमने पढ़ी। ऊँट के शरीर में ऐसी क्या खास बात है जो उसे रेगिस्तानी इलाके में रहने योग्य बनाती है? इसके लक्षण को सूचीबद्ध करें। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ होगा? इसके अलावा ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। साथ ही वे बहुत कम पेशाब करते हैं, उन्हें पसीना भी नहीं आता। इन्हीं सब बातों के कारण वे जल के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं। अपने आसपास किसी नदी, तालाब, पोखर पर जाइए तथा वहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियों का अवलोकन कीजिए। विभिन्न मछलियों की आकृति में क्या समानता है? मछलियों का शरीर
धारा रेखीय होता है, इसे नौकाकार भी कहते हैं। हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, इसे नौकाकार भी कहते हैं। इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। सल्क इनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा इनकी विशिष्ट आकृति जल में गति करने में सहायक है। मछली के पक्ष एवं पूंछ चपटे होते हैं जो उसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। क्या ऐसी ही कई बातें अन्य जलीय जंतुओं में भी है। हमने देखा कि मछली एवं ऊँट में अलग अलग शारीरिक संरचना है जो उन्हें जल एवं रेगिस्तान में रहने में मदद करती है। ऐसी ही पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं जिनमें अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है। ऐसी विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन किसे कहेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं जिनमें अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है। ऐसी विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है उसका वास स्थान कहलाता है। तो वास स्थान किसे कहते हैं? एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है उसका वास स्थान कहलाता है। जमीन पर पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान स्थलीय वास स्थान तथा जल में पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान को जलीय वास स्थान कहते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान स्थलीय वास स्थान कहलाता है। इसको हम लोग समझ लेंगे कि जमीन पर पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान को स्थलीय वास स्थान कहलाएगा और जल में पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान को जलीय वास स्थान कहते हैं। यानी कि जो जल में रहेंगे उनको जलीय वास स्थान कहेंगे और जो जमीन पर रहेंगे उन्हें स्थलीय वास स्थान कहेंगे। स्थलीय वास स्थान में कई विविधताएं हैं जैसे वन, घास के मैदान, रेगिस्तान और पर्वतीय प्रदेश। इसी प्रकार जलीय आवास में भी विभिन्नताएं हैं जैसे दलदल, खारे पानी की झीलें व समुद्र आदि। जीव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके ही जीवित रहता है। यह सामंजस्य दो प्रकार का होता है। पहला अल्प अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य और दूसरी है लंबी अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं और अचानक पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है तथा कोई भी शारीरिक श्रम करने में असुविधा होती है। थोड़े दिनों में हम उस परिवेश से सामंजस्य कर लेते हैं। इस प्रकार के अस्थायी अनुकूलन को पर्यानुकूलन कहते हैं। यानी कि जो अस्थायी अनुकूलन होता है उसे ही पर्यानुकूलन कहते हैं। इससे अलग अलग कुछ सामंजस्य लंबे अंतराल के बाद उत्पन्न होता है। जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जन्म से ही फेफड़े की क्षमता अधिक होती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यह आनुवांशिक अनुकूलन है। क्या आपके साथ ऐसा पर्यानुकूलन हुआ है? विस्तार से अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। क्या पर्यानुकूलन लंबे समय तक रहता है या अपने परिवेश में आने पर समाप्त हो जाता है? इस पे आप सभी चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 2 देखेंगे। क्रियाकलाप 2 में चने के कुछ सूखे बीजों को एकत्र कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे
बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे अलमारी, संदूक, जिसमें धूप न आए। अंतिम भाग को ठंडी जगह जैसे फ्रिज या बर्फ की पेटी में रखें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें व अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या प्रकाश और अंधेरे में रखे बीजों का अंकुरण की मात्रा में फर्क है? ऐसा क्यों हुआ? वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कि सजीवों के लिए क्या आवश्यक है? तो वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं, जहां अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में ही नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि में किसी जीव में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन के कारण आते हैं। यानी कि अनुकूलन कब आते हैं? तो अनुकूलन हजारों वर्षों की अवधि में किसी जीव में अनुकूलन हजारों वर्षों की अवधि में किसी जीव में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन के कारण आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते, वे नष्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी अस्तित्व खत्म हो जाती है। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। निम्न तालिका 11.2 में अलग अलग वास स्थानों में अजैव घटकों को कम, ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा भरिए। तालिका 11.2 घटक जो है, घटक में ताप, पानी, मिट्टी, हवा और प्रकाश है। मरुस्थलीय, मैदानी और जलीय। दिन में ज़्यादा, रात में कम, और मैदानी क्षेत्र में कम और जलीय क्षेत्र में कम। इसको आपको फिल करना है। आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न वास स्थान। स्थलीय वास स्थान, पहला है मरुस्थल। मरुस्थल में दिन में तेज गर्मी पड़ती है और रातें अधिक ठंडी होती है। ऊंट के बारे में हमने पढ़ा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जीव अधिक ताप से बचने के लिए गहरे बिलों में चले जाते हैं तथा रात को भोजन के लिए बाहर आ जाते हैं। चित्र 11.3 में कुछ रेगिस्तानी पौधे के चित्र दिए गए हैं। नागफनी, बबूल, गवारपाठा यानी कि घृत कुमारी आदि रेगिस्तानी पौधे अपने आसपास देखे होंगे। इनमें क्या खास बातें हैं, हम लोग देखेंगे तीनों पौधों को। इनको नागफनी कहते हैं, इनको बबूल कहते हैं और इनको ग्वारपाठा यानी कि घृत कुमारी कह सकते हैं। सॉरी, ये जो है नागफनी है और ये घृत कुमारी और ये बबूल है। आगे देखेंगे इनमें क्या खास बात है। क्रियाकलाप 3 में, क्रियाकलाप 3, गमले अथवा बगीचे में लगे एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा लीजिए। दोनों को पॉलीथीन में ढक दीजिए। कुछ देर धूप में रहने दीजिए। दोनों पौधे और वाष्पोत्सर्जन करते हैं। थोड़ी देर बाद पॉलीथीन में इकट्ठा हुई पानी की मात्रा को देखिए। पहला है किस पौधे में कम वाष्पोत्सर्जन किया। दूसरा है कम वाष्पोत्सर्जन इस पौधे को अपने परिवेश से अनुकूलन में किस प्रकार मदद करता है। पर्वतीय क्षेत्र, आगे देखेंगे हम लोग पर्वतीय क्षेत्र को। 3 पौधे को भी हम लोग देख लेंगे। एक ये लंबे जो पेड़ है इसको पाइन कहते हैं। ये विलो है, इसी के लकड़ी से हम लोग बैट बनाते हैं। और ये देवदार है, ये भी काफ़ी लंबे तथा छोटे छोटे पत्तियां होते हैं। आगे देखेंगे इनके बारे में, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहाड़ों पर सामान्यतः बहुत ठंड होती है
और सर्दियों में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष शंक्वाकार कीप जैसा होता है तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के समान होती है, जिससे वर्षा का जल एवं हिम आसानी से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। चित्र 11.4 में हम लोगों ने देख चुका है। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। चित्र 11.4 के ख को देखेंगे। यहाँ पे याक का एक चित्र दिया हुआ है, जिनके शरीर पे काफ़ी लंबे लंबे बाल दिख रहे हैं। यह याक हैं। इनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। जैसे शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं। अतः जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती हैं। घास स्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। शेर का चित्र हम लोग देखेंगे चित्र 11.5 में। ये जो हैं शेर हैं, आप लोग पहचान सकते हैं, और ये जो हैं हिरण हैं, ये घास खाते हैं तथा शेर मांस खाते हैं। आगे देखेंगे इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है। क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व बगल में है। शेर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं, जिन्हें वह पदानुगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती है। उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है तथा शिकार को चारों तरफ देखने में सहायक होती है या सहायता करता है। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। एक दूसरा जंतु जो हिरण है वन या घास स्थल में रहता है। ये शाकाहारी भी है, घास ही खाता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इनके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपनी शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उनका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें दोनों दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। यानी कि इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें दोनों दिशा में देखने में काम करता है, जिससे कि खतरा महसूस होने पर, यानी कि खतरा महसूस जब होता है, तेज गति से दूर भागता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके वास स्थान में जीवित रहने योग्य बनाती है। आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जलीय वास स्थान, समुद्र। जलीय वास स्थान में समुद्र में जलीय पौधे को हम लोग देख सकते हैं चित्र 11.6 में। समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारारेखीय होता है, जिससे वह जल में आसानी से तैर सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखीय
नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। जल में श्वसन लेने के लिए इनमें गलफड़े यानी कि क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। यह सिर पर स्थित नसा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। यानी कि डॉल्फिन और व्हेल जो मछली है उनके शरीर में गिल गलफड़ा नहीं होता है। इनके सिर पर स्थित नसा द्वार अथवा वात छिद्र होता है जिनके द्वारा वे सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर जल के सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है? आगे टॉपिक हम लोग देखेंगे तालाब एवं झील के बारे में। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधे को उगते देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधे को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ किस प्रकार व्यवस्थित है? अपने आसपास के तालाबों, पोखरों में मिलने वाले जलीय पौधों के स्थानीय नाम की सूची बनाएं तथा अवलोकन कीजिए कि पौधों का कौन सा हिस्सा या अंग जलीय वास स्थान के लिए अनुकूलित है। इसमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों की तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है जबकि पत्तियों एवं फूल जल की सतह पर प्लवन यानी कि तैरते रहते हैं। आपने तालाबों में कमल के पौधे को देखा होगा। फूल जल की सतह पर रहती है तथा बड़ी बड़ी गोल पत्तियां जल की सतह पर फैली रहती है। जलकुंभी पौधे का नाम भी आपने सुना होगा। कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे या पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां सक्रिय एवं पतले रिबन की तरह होती है। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती। आपने मेढक को देखा ही होगा। मौका मिले तो इसके पिछले पांव को ध्यान से देखिए। मेढक के पिछले पांव लंबे मजबूत होते हैं जो उसके छलांग लगाने एवं शिकार करने में मदद करते हैं। इन पश्च पदों में जाल युक्त पदागुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करता है। यानी कि मेढक में जाल युक्त जो पदागुलियां होती हैं उन्हें तैरने में सहायता करती है। हमने केवल कुछ जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है जबकि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों की एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधताएं होंगी। और इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।